Good morning, student. Welcome to DSS online classes. Today we are going to start our new topic, the 16 group elements. The 16 group elements is also known as oxygen family or chalcogens. Dear student, 16 ग्रुप एलिमेंट को हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं या इसको चैल्कोजेंस बोलते हैं। ध्यान देना, ऑक्सीजन फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि 16 ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। और इसको चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ध्यान देना 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है ओर फॉर्मेशन का, ठीक है ना। तो सिंपली आप लिख सकते हो इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ओर्स, ठीक है ना। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इनके कुछ ओर्स की बात करें तो जैसे मान लो हमारे पास कार्बोनेट्स ओर है, ठीक है ना। तो कार्बोनेट्स ओर अगर हमारे पास है तो मान लो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें देखो ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। हमारे पास मान लो सल्फेट ओर है, या फिर इसमें आप ले सकते हो कि CuSO4 है, PbSO4 है, ठीक है ना। या फिर आप कर सकते हो सल्फाइड ओर्स, इसमें आपके PbS, ZnS जिंक ब्लेंड जिसको आप बोलते हैं, ये गैलेना आपका है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इसलिए आप ऐसे बोल सकते हो हाइड्रेटेड ओर्स जो होते हैं इसमें भी आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे देख सकते हो जितने ओर्स होते हैं, ध्यान देना मैक्सिमम में आपके ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स बिलोंग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इस ग्रुप के मेंबर की बात करें तो मेंबर कौन कौन से हैं, ऐसे अगर हम देखना चाहें, ध्यान देना मेंबर्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है, फिर आपका आएगा सल्फर, फिर आपका आएगा सेलेनियम, फिर आपका आएगा टेल्यूरियम, फिर आपका आ जाता है पोलोनियम, ठीक है ना। आपका ऑक्सीजन और सल्फर ऑलरेडी पहले से नोन है, यहां से आपको थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। अगर हम ध्यान देना इसको याद करने की बात करें तो इसको ऐसे याद करो थोड़ा सा, ऑक्सीजन और सल्फर को बोल सकते हो उस, यहां से हो जाएगा सेलेनियम हो जाएगा से, और यहाँ पे टेल्यूरियम और पोलोनियम जो है इसको आप बोल सकते हो टीपो, यानी उस से टीपो, उस से टीपो, ऐसे कर सकते हो, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये 5 मेंबर है जो 16 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ध्यान देना इसके अक्रेंस की, अगर 16 ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अक्रेंस कहाँ होते हैं, पाए कहाँ पे जाते हैं, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। तो अक्रेंस अगर हम देखते हैं, ध्यान देना बच्चों, अक्रेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। और आपको मालूम है ऑक्सीजन जो है अर्थ पे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है ना, क्योंकि हम रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे ऑक्सीजन के अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम इसके अबोंडेंसी की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर ध्यान देना ऑक्सीजन जो होता है, ध्यान देना इसको लिख सकते हो, ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट और गैस, ठीक है ना। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आपका गैस होता है कौन सा, ऑक्सीजन आपका होता है। इसकी परसेंटेज कितनी होती है, ध्यान देना इट प्रेजेंट आपका 20.946%, यानी इसको अप्रोक्सीमेटली आप 21% मानते हो कि एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है, ऑक्सीजन गैस की जो परसेंटेज होती है वो कितना होता है, 21%, ठीक है ना। और सबसे खास बात है कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर,
डाई एटॉमिक फॉर्म में, यानी O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम ध्यान देना, अगर हम ये कहें कि ऑक्सीजन जो है, जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर 21% पाया जाता है, इसका जो सबसे जो लार्ज सोर्स है कि ये आता कहां से है, ठीक है ना। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, O2 गैस जो रिलीज होती है वही एक बहुत बड़ा सोर्स होता है आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन हमारा और कहां पे पाया जाता है, तो ध्यान देना, अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो ध्यान देना बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर होता है, ठीक है ना। और इस ओजोन लेयर में भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो आप बोल सकते हो ऑक्सीजन आल्सो प्रेजेंट इन ओजोन, ठीक है ना, विच प्रोटेक्ट अस। ओजोन क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेस, क्या लिख सकते हो, हार्मफुल यूवी रेस जो सन से अर्थ पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हमारा रहा किसका, ऑक्सीजन के अक्रेंस का। इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम अपने सेकेंड मेंबर जो सल्फर होता है, इसका जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ध्यान देना, सल्फर के अकरेंस की अगर हम बात करें तो सल्फर का जो अकरेंस होता है, ध्यान देना, इसका सिंबल एस होता है, आपको मालूम है। तो सल्फर का जो अकरेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये आपका होता है 0.03% टू 0.1%। ये एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, इसका परसेंटेज होता है। और बेसिकली ये पाए कहां पे जाते हैं, अगर इनके हम ओर्स की बात करें कि ये मिलते किस में है, तो ये हम कहते हैं अपने सल्फेट्स, अभी जैसे डिस्कस हुआ था, सल्फेट्स के अंदर होता है। जैसे आपका CuSO4 हो गया, इसके अंदर होगा, लेड सल्फेट हो गया, इसके अंदर आपको मिल जाता है। या इसके अलावा अगर हम सल्फेट के बाद सल्फाइड्स की बात करें, तो सल्फाइड में ये आपका लेड सल्फाइड, यानी इसको आप क्या बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं, और ये आपका ZnS, यानी ये जिंक ब्लेंड, ठीक है ना, इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान देना, जो हमारा सल्फर होता है ये बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में होता है, लगभग 0.03 टू 0.1% आपका ये होता है। इसके अलावा सल्फर और कहां पे पाया जाता है, तो सल्फर के लिए हम ये बोलते हैं, ध्यान देना बच्चों, सल्फर के लिए हम बोलते हैं कि सल्फर हमारा जो होता है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। सल्फर आल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। सल्फर हमारा कहां पे है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों ध्यान देना, जो सल्फर हमारे एटमॉस्फेयर में इतने कम क्वांटिटी में होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन यही होता है कि हमारा जो बेसिकली जो ये हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इसके अंदर सल्फर होता है। और ये जो फॉसिल फ्यूल बनते हैं, और फ्यूल बन के सल्फर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, वहां पे सल्फर किसमें कन्वर्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है ना, और एसिड रेन का रीजन बनता है। ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर अकरेंस की बात करें, जो हमारे रेस्ट एलिमेंट्स बचते हैं, और जो रेस्ट एलिमेंट बचते हैं उनके बारे में हम यही बस कहेंगे कि दिस ऑल आर प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस क्वांटिटी, ठीक है ना। सिंपली अगर हम बोले, इसके बाद हमारा क्या क्या बचा, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना, आर प्रेजेंट इन very trace quantity, in very trace quantity। ट्रेस क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम अब नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये तो अकरेंस हो गया। अकरेंस के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, इससे पहले आप 15 ग्रुप एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं। तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स अगर आप पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए 16 ग्रुप एलिमेंट क्या होंगे, बहुत ही ईजी होने वाला है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका देखें, तो सबसे पहले इसका हम क्या देखते हैं कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो ध्यान देना, जैसा कि 15 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP3, इसका क्या होता है
NH2NP4 होता है, ठीक है ना। तो इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें यहाँ पे, तो मेंबर कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर वो होता है 8। अब बच्चों ध्यान देना, पहले भी हम बता चुके हैं और अभी भी आप समझ लीजिए कि जब हम ग्रुप में अगर एटॉमिक नंबर हमें लिखना होता है तो हम एक मैजिक नंबर का हेल्प ले रहे थे। वहां पे क्या होता है, यहाँ पे ले रहे थे 8, 8, 18, 18 एंड 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 इसका है, अब इसमें 8 ऐड करो, तो अगर प्लस 8 ऐड कर रहे हो यहाँ पे तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब 16 में आपको क्या ऐड करना है, अब 16 में आपको 18 ऐड करना है। तो ध्यान देना, अगर 16 में हम 18 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है ना। और 34 में फर्दर हमको 18 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 52, ठीक है। और 52 में क्या हमको फर्दर अगर 32 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 32, ठीक है ना। तो 32 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 84, ठीक है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाना हो तो हम सबसे पहले या तो हम चाहें तो इसका जनरली जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपा प्रिंसिपल और होम रूल्स के अकॉर्डिंग सीखे थे 11th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो 8 है तो हम क्या करते हैं, जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, नोबल गैस से। तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस है, तो ऑक्सीजन पर ध्यान देना, एटॉमिक नंबर 8 है। इसके बाद आपका आता है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो उसके पहले कौन सा आएगा, हीलियम आएगा। ध्यान देना, हीलियम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब ध्यान देना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब ये नोबल गैस अब नहीं रहा, अब क्या हो गया, इसका इनर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है ना। सल्फर के जस्ट पहले वाला नोबल गैस कौन सा होता है, नियॉन। सेलेनियम के जस्ट पहले कौन सा होगा, आर्गन। टेल्यूरियम का उससे पहले वाला कौन सा होगा नोबल गैस, क्रिप्टन। और पोलोनियम के जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, जेनॉन, ठीक है ना, ये होगा। अब इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ध्यान देना, तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है और ये सिक्स्थ का है। तो ध्यान देना, ये सेकेंड पीरियड का है, तो यहाँ पे n हमारा क्या हो जाएगा 2, तो ध्यान देना ये आपको जाएगा 2s2 2p4, ठीक है ना। यहाँ पे n क्या है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3s2 3p4, ठीक है ना। अब ये 4 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3d10 4s2 4p4। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, आपका हो जाएगा 4d10 5s2 एंड 5p4। और जो हमारा लास्ट है इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हो जाएगा, ध्यान देना, 4f14 5d10 6s2 एंड 6p4। तो ये रहा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, किसका, 16 ग्रुप एलिमेंट्स का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो अगर हम प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर अगर करते हैं तो इसमें बच्चों ध्यान देना, इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो जैसा कि हम जानते हैं जो जनरल ट्रेंड होता है, ध्यान देना, जनरल ट्रेंड हमारा क्या होता है, जनरल ट्रेंड ये होता है कि व्हेन वी गो या व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप देन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस विल बी इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स एंड हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लो न्यूक्लियर चार्ज। तो इस बात को ऐसे समझो कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो हमारा एटॉमिक, ठीक है ना,
जो रेडियस होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज करेगा। और उसके पीछे वजह क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि अगर हम कह रहे हैं ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, यानी 2 ही सेल है, सल्फर में 3, सेलेनियम में 4, टेल्यूरियम में 5 और पोलोनियम में 6। ध्यान देना, आउटर मोस्ट सेल को कंसीडर करो यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 है इसके केस में, ऑक्सीजन केस में। उसके नीचे आओगे तो 1 2 3, ठीक। उसके नीचे जाओगे तो 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो रहा है, लगातार नए नए सेल ऐड होने की वजह से उसकी साइज क्या होगी, कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या बताया गया था, तो क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब वो क्या होता है, तो बच्चों ध्यान दो, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान देना, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। जिसके वजह से इस न्यूक्लियस का, ध्यान देना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो नेट न्यूक्लियर चार्ज होगा, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े थे आप वहां पे, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और उसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। ये वजह है। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों, हम करते हैं कि हम अगर पीरियड की अगर बात करें, पीरियड में क्या होता है, तो आप कहते हैं कि जब पीरियड में हम मूव करते हैं, ध्यान देना, अलोंग द पीरियड जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। और डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो बढ़ते नहीं है उसमें, और नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ते हैं ना। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस पे, ध्यान देना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, ध्यान देना, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से वहां पे साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब अगर हम कुछ डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम समझने की कोशिश करें, ध्यान देना, जो ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाने पे हम जो इंक्रीमेंट देखते हैं एटॉमिक रेडियस का, वो हम इस तरह से देखते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का होता है 66 पिकोमीटर। ध्यान देना बच्चों, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। इसका है 66 पिकोमीटर। सल्फर का हो जाएगा 104 पिकोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 117 पिकोमीटर। नेक्स्ट आपका हो जाता है 137 पिकोमीटर और एट लास्ट आप देख सकते हैं इसको 146 पिकोमीटर। यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि जब हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो ऑक्सीजन का है 66 पिकोमीटर, लेकिन सल्फर पे जैसे ही आ रहे हैं, यानी ऑक्सीजन टू सल्फर हम जैसे ही आ रहे हैं, हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है हमें, यानी 66 टू डायरेक्ट कितना हो रहा है, 104। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अब उसके बाद देखो स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, ये 100 देखो, सेलेनियम का 117, इस यहां से आ रहा है तो 137 ही हो रहा है, या फिर यहां से 137 से आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं तो 146 ही हो रहा है। मतलब यहां पे अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो साइज बढ़ तो रही है लेकिन कम बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। इसके पीछे अगर कोई रीजन पूछे तो वही आप शील्डिंग इफेक्ट का बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, S और P, ध्यान देना, 2S और 2P। ऑक्सीजन केस में यही सेल आपको देखने को मिल रहे थे, सबसे थे आपके S और P, और S और P का जो शील्डिंग पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। S और P का जो शील्डिंग पावर होता है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को। इस वजह से ध्यान देना, यहाँ पे साइज में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे आप कहते हैं सेलेनियम के केस में, ध्यान देना, यहां से जब आओगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ D सबसेल, ठीक है ना। और इसके केस में क्या हो जाता है, D एंड F दोनों आ जाते हैं। तो जो स्क्रीनिंग पावर होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो S का सबसे ज्यादा होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, और सबसे पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है F प्रोवाइड कराता है। इस वजह से ध्यान देना, स्टार्टिंग में जो एटॉमिक रेडियस है उसमें ज्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है, ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और इसके बाद कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू इंफिनिटी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन
एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, ध्यान देना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करते हैं तो जो जनरल ट्रेंड हम पढ़ते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान समझो कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के, किसके, एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यही बात समझ लो कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है ना। अगर हम पीरियड की बात करें, ध्यान देना, अगर पीरियड में यहाँ पे हमसे कंपेयर करता है क्वेश्चन आता है, ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि अगर बोलता है कि जो 15 ग्रुप्स है, ठीक है ना, या फिर आपसे बोल देगा नाइट्रोजन, ध्यान देना, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो हाई होता है और ऑक्सीजन का लो होता है, इसके पीछे का रीजन पूछ देता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वेयर एज ऑक्सीजन है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाई, रीजन बताइए इसके पीछे। तो बच्चों ध्यान देना, इसके अगर रीजन पूछता है तो आप सिंपली ये बात बोलेंगे, देखो वैसे जनरल ट्रेंड पे चलेंगे तो आप यहाँ पे करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, तो आप कहते हैं जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे, तब तो यहाँ पे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ध्यान देना, अगर इंक्रीज, ध्यान देना, एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है इंक्रीज करना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जनरल ट्रेंड फॉलो करो तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि नाइट्रोजन का ही ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। अब बच्चों यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ज्यादा दे रहा है और ऑक्सीजन का कम दे रहा है, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म में हम इसको बात करते हैं। यानी कि ध्यान देना, अभी आपको जो डेफिनेशन बताया है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हम एनर्जी देते हैं वो हमारा क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देते हैं वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल रहे हैं तो हो जाएगा हमारा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता है। लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का हाई हो जाता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, रीजन आपको बता देते हैं। रीजन ये है, ध्यान देना, कि जो स्टेबिलिटी है, ध्यान देना, स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ध्यान देना बच्चों, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने ये पढ़ा है कि जो हमारा 15 ग्रुप है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3, ठीक है ना। और जो 16 ग्रुप एलिमेंट है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4, ठीक है ना। अब आप ये बताओ बच्चों, जब हम वुंड्स रूल क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या बोला था, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो अब ये बताओ तुम बच्चों, अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p3। अब बताओ p में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 6, यहाँ पे कितने हैं, 3। तो जब 3 है तो ये बताओ ये क्या हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया। जबकि इसके केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 एंड 4। अब ध्यान देना, जो हाफ फील्ड होते हैं वो मोर सिमेट्रिकल होते हैं, हाफ फील्ड मोर सिमेट्रिकल माने जाते हैं, फुली फील्ड मोर सिमेट्रिकल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो आ गया इसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। और इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों तो ध्यान देना, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके केस में हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और इसके केस में ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल यहाँ पे है।
तो यहाँ पे ध्यान देना, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी ये लो होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो लो होगी, और यहाँ पे जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ये हाई होगा। लेकिन आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हम निकाल दे बच्चों, सपोज करो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, आप एनर्जी बहुत 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 हाई कर दोगे तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर निकाल दिए अब क्या होगा, अब बच्चों देखो अब रिवर्स कंडीशन हो गया, अब ये क्या हो गया, अब ये हाफ फील्ड हो गया और ये पार्शियल फील्ड हो गया, तो अब इसका जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी ये क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी ये क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि अब ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, पार्शियल फील्ड हो गया। ठीक है,